हेलो फ्रेंड, मैं संजना मैम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एक्ट नंबर 4 बिहार स्पेशल जुडिशरी के लिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है। बिहार जे के लिए तो स्पेशल है ही, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी जुडिशरी का आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी जुडिशरी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, यानी कि लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से लेकर जो आप बीएलएलबी करते हैं या आप जो लीगल एडवाइजर के लिए करते हैं तैयारी, या आप जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीयू को छोड़ के, तो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि एक्ट नंबर 4। तो 1882 का ये अधिनियम बनाया गया है। लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए कि इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद और जितने आज मैं सेक्शन आप लोगों को बताने वाली हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको आज 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 10 क्वेश्चन वो आपको बिहार जुडिशरी के एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन जो भी चीज आप पढ़ेंगे एक तरीके से जान लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप बिहार की परीक्षा देने जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे। तो इंट्रो देने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉ वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ना जानते हैं कि कैसे चीजों को हमें समझना है, पढ़ना है। और बेरक तो आप लोगों के पास होगा ही जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की परीक्षा भी लगी हुई है। तो आइए, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आ जाते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम का एक्ट नंबर 4 1882। तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम जो बनाया गया है 1882 का है। तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार जुडिशरी में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन अभी तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। समझ लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। हमें अभी ये नहीं समझना है कि हमको पढ़ना कैसे, पैसे हम सिलेबस जान लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम सेक्शन वाइज अलग से खोल देंगे। पहले हम पूरा बेयर एक्ट को, चाहे सीएलए का बेयर एक्ट ले लीजिए, कानून का ले लीजिए, कोई भी बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास, सबके पास बेयर एक्ट होगा ही। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, हमको पता होना चाहिए। अभी हमको ये नहीं जानना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे बना, क्यों आया, किस लिए बना, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो बात आती है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1 जुलाई 1882 को ये बना है और इसका अधिनियम संख्या 4 है। यानी कि इसमें जो पढ़ने के लिए हमको संपूर्ण धाराएं हैं, वो धाराओं की संख्या जो 137 है और इसमें चैप्टर नंबर 8 है। ध्यान देने योग्य बात है आपके लिए, समझिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब इन्फोर्स हुआ, डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डेट। तो आप समझ लीजिए 1 जुलाई 1882 को ये बना और इसका अधिनियम संख्या कितना है, 4 है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा ये कौन सा लॉ है, एज ए सब्सटेंटिव लॉ है, ये मौलिक विधि का रूप है, जो कि आपके पार्ट नंबर 1 में आ जाता है, जिसको हम देखते हैं सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट में जितने भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। जो इसमें आपको पार्ट मिल जाएगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ में चला जाता है, लेकिन फिर भी इसी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक पेपर अलग आता है। तो चाहे प्री का एग्जाम आप दे रहे हो, मेंस का दे रहे हो, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 1 जुलाई 1882 को लागू हो गया, संपूर्ण धारा 137 है और इसमें जो चैप्टर की संख्या है वो 8 चैप्टर है। संपत्ति अंतरण अधिनियम दोनों पे लागू होता है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे लागू होता है। अभी हमें ये नहीं जानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल है, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो सेक्शन नंबर 3 हम देख लेंगे इसमें कि उसमें अचल संपत्ति की जो परिभाषा दी गई है वो कौन सी परिभाषा है। तो संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति कौन सी होती है ये परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन नंबर आईपीसी का हम देख लेंगे 22, उसमें दिया है चल संपत्ति, उसमें क्या क्या शामिल है। अब बात आती है इसमें जो आप धाराएं पढ़ेंगे वो 137 धाराएं पढ़ेंगे और उसके साथ हम चैप्टर पढ़ लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। यहाँ नहीं, आपको जो सेक्शन मिलने वाले हैं वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट हैं और साथ साथ आपको जो सेक्शन में जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जान लीजिए संपत्ति अंतरण अधिनियम का चैप्टर नंबर 3 जो हम देखेंगे, यानी इसका नाम है विक्रय। तो विक्रय तो आप जान लीजिए कि हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, विक्रय हो जाता है। सेक्शन नंबर 54 में हम इसको देख लेंगे। सेक्शन नंबर 54 से लेके 57 तक ये चला जाता है विक्रय। अच्छा, दो बातें और यहाँ जान लीजिए स्पेसिफिक रूप से कि संपत्ति का अंतरण जो किया जा रहा है, एक तो बाय एक्ट किया जा रहा है, यानी कि हम विधि के प्रवर्तन द्वारा करा रहे हैं, चाहे वो सक्सेशन एक्ट से ले लीजिए, चाहे आप उसको वसीयत करा के ले लीजिए। दूसरी बात आती है कि हमारे जो संपत्ति के हमारे लिए संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है बाय एक्ट, यानी पार्टीज के कार्य द्वारा। वो कार्य कौन से होंगे? या तो वो गिफ्ट करेगा, या तो वो वस्तु को बेचेगा, या तो वो संपत्ति को बंधक रखेगा, या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज करेगा, और या वो एक तरीके से प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के बाद उसका विक्रय कर देता है, या वो उसको पट्टा कर देगा। तो यहाँ पर संपत्ति जो है किसी व्यक्ति को बाय एक्ट जो द्वारा दी जा रही है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पार्टीज के कार्य द्वारा, यानी एक्ट द्वारा। तो कैसे कर रहा है? 5 चीजें। सबसे पहले जान लीजिए, अगर कर रहा है तो कैसे करेगा? वो किसी को प्रॉपर्टी देगा तो या तो वो बंधक रख देगा। दूसरा, तो पहले देख लेंगे विक्रय, दूसरा बंधक। पहला क्या? विक्रय, दूसरा बंधक। तो संपत्ति को कैसे की जा रही है? प्रॉपर्टी किसी को दी जा रही है तो बेच की दी जा रही है, सेक्शन नंबर 54। और उसके बाद अगर वो मॉर्गेज रख रहा है प्रॉपर्टी को तो सेक्शन नंबर 58 हम जान लेंगे। उसके बाद कर रहा है अगर पट्टा कर देता है तो सेक्शन नंबर 105 हम देख लेंगे। तो सेक्शन नंबर 105 में पट्टा करता है तो पट्टा हमेशा ये जान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का पट्टा हो ही नहीं सकता है। तो क्या क्या करेगा? पहले के सबसे पहले देखते हैं हम, तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय एक्ट की जा रही है, पार्टीज को की जा रही है, दी जा रही है, तो कैसे कर रहा है? यानी कि देखते हैं हम, सबसे पहले विक्रय करेगा, बंधक करेगा, पट्टा करेगा, विनिमय करेगा, और फिर आप तो समझ ही गए दान तो कर ही देगा। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, यानी बंधक बंधक ही रहेगा, कभी विक्रय का रूप नहीं ले सकता है। एज ए बोनाफाइड परचेजर विदाउट वैल्यू। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कितना इंपॉर्टेंट रूप है कि अगर हम किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। अगर प्रॉपर्टी को बंधक कर दिया है तो हम 100 साल बाद भी उससे प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप जल्दी जज बने, जल्दी लीगल एडवाइजर बने, और जहां भी सिलेक्शन लेना है आप खूब लें, लेकिन आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देते रहिए। इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए, और साथ साथ विशेष बात पे आप ध्यान दें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप उस एक्ट को छोड़ देते हैं, कहीं थोड़ी सी भी कमी कर देते हैं, तो आपके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 10 से 12 यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कौन सा, कि ये कब इन्फोर्स हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 1 जुलाई 1882 और एक्ट नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कितने अध्याय हैं? तो आप कितने अध्याय बताएंगे? 8 अध्याय बताएंगे, यानी 8 अध्याय हैं इसमें। और कितने सेक्शन हैं? 137 सेक्शन हैं। प्रॉपर्टी एक्ट किस पे लागू होता है? तो दोनों पे लागू होता है, चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो। चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रॉपर्टी एक्ट कितने तरीके से किसी व्यक्ति को ट्रांसफर की जा सकती है? सॉरी, इस बात को, प्रॉपर्टी को कितने तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है? तो 2 तरीके से। आप कैसे कर सकते हैं? पक्षकारों के कार्य द्वारा, दूसरा बाय एक्ट द्वारा, यानी हमने या तो लॉ के द्वारा कर दिया या हमने पक्षकारों के कार्य द्वारा कर दिया। तो पक्षकारों के कार्य द्वारा हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे करेंगे? करेंगे भाई, ऐसे करेंगे हैं हम, इन तरीके से करेंगे। एक तो विक्रय करके कर सकते हैं हम, एक तो बंधक करके कर सकते हैं, और तीसरा हम पट्टा भी कर सकते हैं, और चौथा हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और 5वां हम दान भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बनता है, विक्रय किस संपत्ति का किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? किस संपत्ति को हम बेच रहे हैं? यानी कि कोई भी संपत्ति को हम देके उसका मूल्य
दे देते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर उसका मूल्य दे रहे हैं, इसका मतलब विक्रय हो रहा है, हमने प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो किस चीज का अंतरण हो रहा है? एज ए ऑनरशिप हमारी जा रही है, इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी जो बिक रही है उसमें स्वामित्व का ट्रांसफर हो रहा है, ऑनरशिप हमारी ट्रांसफर हो जाती है। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, बंधक बंधक ही रहेगा, इसमें ऑनरशिप नहीं जाती है, जिसको कहा जाता है बंधक। तो बंधक जो हमेशा होता है वो किसकी प्रॉपर्टी का होगा? हमेशा मॉर्गेज जो हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मूवेबल नहीं है। तो गिरवी जो होता है वो किस प्रॉपर्टी का? मूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन बंधक जो होता है ऐसी प्रॉपर्टी का होता है जिसको बार बार हटाया नहीं जा सकता है, यानी कि मॉर्गेज, और मॉर्गेज में कभी भी स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इसमें केवल एक हित का ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी हम चाहे 100 साल के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। तो बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस, अगर नोटिस का सिद्धांत है तो इसका मतलब मॉर्गेजर और मॉर्गेजी को राइट हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी को बेच के भी पैसा निकाला जा सकता है। तीसरी बात आती है पट्टा, यानी कि लीज। तो सेक्शन नंबर 105 से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पट्टा किस सेक्शन में है, तो आप तुरंत बता देंगे सेक्शन नंबर 105 में। और पट्टे का पर्यावसान कैसे किया जाता है, सेक्शन नंबर 111 में आप तुरंत बता देंगे। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है पट्टे का पर्यावसान किन किन तरीकों से किया जाता है, तो आप बता देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो किस किस तरीके से पट्टे का पर्यावसान किया जा रहा है। पट्टे का पर्यावसान हो जाता है मरने के बाद भी हो जाता है, और विधि के प्रवर्तन द्वारा हो जाता है, अगर अपने आप में चेंज कर लिया तो भी हो जाता है, कोई शर्त लगी है तो भी हो जाता है, कोई सुखाधिकार लगा है तो भी हो जाता है। तो पट्टे का पर्यावसान समाप्त कैसे हो जा रहा है, यानी एक शर्त लगाकर, एक कंडीशन लगाकर, एक एग्रीमेंट कर कर भी पट्टे का पर्यावसान किया जा सकता है। पट्टे समाप्त हो सकता है, किसी व्यक्ति के मरने पे भी पट्टा समाप्त हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में पूछा गया जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में पूछा गया, और मध्य प्रदेश में पूछा गया है, और बिहार में भी पूछा जाना है कि दिवालिया होने पर पट्टे का समापन नहीं होता। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्वेश्चन बनने वाला है। तो सेक्शन नंबर 105, तो सेक्शन नंबर यानी कि जब हम पढ़ लेते हैं 111, जिसमें पट्टे का पर्यावसान किया जाता है, पट्टे का समापन। तो पट्टे के समापन करने की जो विधियां दी गई हैं, यहाँ से आपका बिहार जुडिशरी में क्वेश्चन बनने वाला है, और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो गिफ्ट से बनने वाला है, चैप्टर नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 122, यानी कि उसमें पहुंच जाता है आपका दान। तो दान किसी को देकर वापस लेना दान नहीं होता है, गिफ्ट में ऑनरशिप जाती है। तो ऑनरशिप जो हमारी जा रही है, स्वामित्व का अंतरण, ध्यान से सुनिएगा, बार बार इधर उधर ना जाइएगा, यानी कि जो स्वामित्व का अंतरण हो रहा है तो दान हो रहा है। हमने किसी को कोई दान दिया और दान लेके हमने वापस ले ली, तो वो दान थोड़ी ना है, वो तो दुर्भर दान है भाई। गिफ्ट में क्या जाता है? ओनरशिप। आजकल क्या करते हैं, जो है एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और क्या करते हैं, कोई वस्तु देते हैं और वापस ले लेते हैं। मोबाइल दिलाया, जब झगड़ा हो जाता है दोनों में तो कहते हैं भाई मेरा मोबाइल वापस दे दो, गिफ्ट नहीं हुआ वो। इसका मतलब वो कौन सा दान हुआ? वो शून्य हो गया। तो ऐसा दान बेकार होता है, मृत्यु शैया पर किया गया दान बेकार दान है, शून्य दान है। और इसी तरीके से अगर कोई दान देकर वापस ले लेता है तो वो होता है दुर्भर दान। तो दान सेक्शन नंबर 122 में और सेक्शन नंबर 127, 128 यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको पढ़ने लायक है। यहाँ से आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और एक और आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिने में सेक्शन नंबर 118। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने आपको कार दी, आपसे उसका पैसा ले लिया, एज ए विक्रय का ही रूप होता है। हमने आपको पेन दिया, आपसे दूसरा पेन ले लिया। हमने आपको रुपया दिया, रुपया आपने हमको चेंज करके दे दिया। तो बिने में सीधा सीधा होता है कि चेंज करना। अगर हम आपको 100 रुपए देते हैं और 100 का चेंज मांग लेते हैं, वो क्या हो गया? बिल ऑफ
एक्सचेंज हो गया। तो ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे कि 5 क्वेश्चन यहां से अभी आपके तुरंत मिल गए। सेक्शन नंबर 118, सेक्शन नंबर 122, सेक्शन नंबर 124, सेक्शन नंबर 105, सेक्शन नंबर 58 और सेक्शन नंबर 54। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेक्शन नंबर जाता है, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेकर 53A। 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा उसको, यानी सेक्शन नंबर 5 से लेकर 37 तक। तो बात उसमें आ जाती है कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे किया जाए। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल और अचल संपत्ति दोनों बताती हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 38 से लेके 53A तक जहां पे पहुंच जाता है भागिक पालन का सिद्धांत, वहां पहुंच जाएंगे केवल जो कि आपकी स्थावर संपत्ति होगी, उसके अलावा आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या सिद्धांत है? वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। बंधक बंधक ही रहेगा, कभी उसको आप विक्रय का रूप नहीं दे सकते हैं। थैंक यू।